नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया पर वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। और आज सबसे बड़ी जो अभी तक की खबर निकल कर आई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो था राज्यसभा में। राष्ट्रपति का जो भाषण हुआ था उसके वहां पर जो प्रधानमंत्री उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स में बोलने जब खड़े हुए तो कल लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया था उससे भी आज तीखे तेवर और स्वर प्रधानमंत्री के दिखाई पड़े। राज्यसभा में हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है उसमें लगातार नारेबाजी विपक्ष बीच बीच में करता रहा। विपक्ष ने घेरने की कोशिश की और ये देश के किसी की जो जागीर, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं है। नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाती उनकी पीढ़ी, ये भी प्रधानमंत्री ने आज खास तौर पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा 600 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। हमने वीरों सेनानियों के नाम को आगे बढ़ाया है। 60 साल में कांग्रेस ने गड्ढे ही गड्ढे किए। देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा है, फिर भी ये साजिशों से बाज नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए यह भी कहा जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। देश देख रहा है एक अकेला कितने पर भारी है। कांग्रेस आज देश को गुमराह कर रही है, ऐसा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से लगाया। मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूं क्या क्या बड़े तीखे हमले रहे आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उसके बाद हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस जो 2 दिन के जो पूरी कांग्रेस जो को लेकर प्रधानमंत्री का तेवर रहा है उसने कैसे राजनीतिक माहौल ना सिर्फ गर्मा दिया है बल्कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक पिच है वो बिल्कुल तय कर दी। यहां यह भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को यह भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है। बताइए, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, कुछ लोगों को समझना होगा ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। आदरणीय सभापति जी, हमारी
सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। और आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सेचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी है 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। सेचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है,
और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा किस तरीके से आज बड़े तीखे तेवर के साथ कांग्रेस पार्टी को खास तौर से प्रधानमंत्री के निशाने पर रही। आपको अभी की जानकारी बता दें, 4:30 बजे तक के लिए राज्यसभा जो है वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस के नेता हैं वो बोल रहे थे और उनके भाषण में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण में विपक्ष नारे लगा रहा था, उनके भाषण में मोदी मोदी के नारे लगाए गए और अब इस हंगामे के बीच में राज्यसभा जो है वो 4:30 बजे तक के लिए इसकी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ अखिलेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एनडीटीवी इंडिया के। राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल देव जी जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तेवर है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो अटैक है वो और भी ज्यादा कहें तो नुकीला होता जा रहा है और भी ज्यादा एक आज थोड़े गुस्से में भी दिखाई पड़े प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे अटैक को लेकर मंशा क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, 2 बातें हैं, कल और आज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा अंतर है। कल लोकसभा जहां पर कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ है, वहां पर विपक्षी रणनीति अलग थी। वहां पर विपक्ष बीच में केवल टोका टाकी कर रहा था। बीआरएस ने वॉकआउट जरूर किया ना, लेकिन बाकी पार्टियां वहां पर थी। और राज्यसभा में रणनीति विपक्ष की अलग थी, क्योंकि यहाँ पर एनडीए को बहुमत नहीं है, इसलिए लगातार जो है वो पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करते रहे। उनकी कोशिश ये थी कि पीएम की जो आवाज़ है वो लोगों तक ना जाए, डिस्टर्बेंस होता रहे और वो डिरेल हो जाए। ये एक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी होती है, विपक्ष अक्सर इसका इस्तेमाल करता है। तो आज उसी का प्रयोग विपक्ष ने वहाँ पर किया। लेकिन इसको लेकर के भी आप जो बात कह रहे कि क्या वो गुस्से में थे, मुझे लगता है कि चूंकि हंगामा ज़्यादा था इसलिए उनको अपनी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ऊंची करनी पड़ी। लेकिन एक अंतर जो देखने में आया अंकित, वो ये था कि कल लोकसभा में जहाँ पर कि पीएम मोदी ने सारे विपक्ष को निशाने पर लिया था, यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करके निशाने पर लिया। बाकी विपक्षी पार्टियों को याद दिलाने की कोशिश की, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, चाहे डीएमके हो या फिर एनसीपी हो शरद पवार की, भाई आपकी जो सरकारें रही हैं उन्हें बर्खास्त किया है कांग्रेस की केंद्र की सरकारों ने। 90 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया गया, 50 बार अकेले इंदिरा गांधी ने किया, तो ये याद दिलाया। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कल उनका टोन था और आज का टोन है, हमने देखा था कि शुरुआत में कुछ दिनों पहले जब बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई तब उन्होंने सभी नेताओं को याद दिलाया कि केवल 400 दिन बचे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। अभी मंगलवार को जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई वहां पर भी सांसदों से कहा कि कनेक्टिविटी अपनी लोगों से बढ़ाइए। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी के दिमाग पर और उनकी रणनीति के हिसाब से अब लोकसभा चुनाव जो अगला है वो है, और इसीलिए वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कल भी और आज भी नजर आए और विपक्ष को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। चाहे कितना ही कीचड़ डालिए कमल खिलेगा, ये बात उन्होंने कही। एक अकेला सब पर भारी, ये बात भी उन्होंने कही। तो लगातार कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। गांधी परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को निशाने पर लिया, पूछा कि आखिर नेहरू का सरनेम क्यों इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। बिल्कुल 600 से ज्यादा योजनाओं क्यों नाम क्यों गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। ये सारी बातें उन्होंने करके गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को अलग थलग करने का प्रयास किया। राशिद भाई साहब, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री, कई जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो इसी तरीके का हमेशा होता है। अगर आप देखेंगे उसमें कांग्रेस के ऊपर एक अटैक रहता है, कहीं ना कहीं अपनी सरकार की सफलताओं को, सरकार के जो काम है उसको गिनाने की एक कवायद रहती है। कुल मिलाकर एक राजनीतिक भाषण रहता है। जो पिच है 2024 की, प्रधानमंत्री अभी से उस पर बैटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल अंकित, देखिए एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री जो है वो एक बड़े अच्छे हुए मंझे हुए वक्ता है। बात कहते हैं, अपनी बात में पुरजोर तरीके से ढंग से कहते हैं और ऐसा लगता है कि सामने वाला जैसे धाराशायी हो रहा है या चित हो रहा है, चाहे वो विषय उस समय का हो या ना हो। बात देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसके लिए उसकी रिप्लाई का था, सरकार की खूबियों को बताना चाहिए था। देखिए कांग्रेस को शासन में आए हुए बहुत समय बीत चुका है, 14 से अब 9 साल आ चुके हैं। गांधी सरनेम की जो उन्होंने बात की सुनने में अच्छा लगे, लेकिन भारतीय संस्था जो सभ्यता और संस्कार है या जो परंपराएं हैं उसमें जिस तरीके का हुआ था कि इंदिरा गांधी की एक शादी, जो इंदिरा प्रदर्शनी थी, उनकी शादी एक गांधी परिवार के मतलब जो जिनका सरनेम गांधी था उनसे हुआ, उसके गांधी का। लेकिन वो एक ऐसी बात करते हैं कि लोग उस पर तालियां बजाएं, अच्छा लगे। और खासतौर से जो कांग्रेस से जो लोग नाखुश हैं उनको एक सुखद एहसास हुए। मुद्दों की बात नहीं की, ये नहीं बताया कि क्यों एक व्यक्ति जिसकी इतनी साख है,
जिसका पूरा बहुमत है, वो क्यों किसी मुद्दे विशेष के ऊपर उसका बचाव के प्रयास में नजर आ रहा है, व्यक्ति विशेष के बचाव में प्रयास में नजर आता है। तो ये सब उनकी एक कला है, इस पे वो सदस्थ है, उन्हें पता है क्या कहना है, कैसे कहना है। और जहां तक तैयारी है, देखिए ये अभी एक लोकसभा के भाषण से कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। मुझे लगता है कर्नाटक का चुनाव वो एक बड़ा पड़ाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। 24 ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो भाजपा के पाले में है। 4 राज्य है मध्य जो जिसको हम कहते हैं कि महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल और कर्नाटक, जहां से भाजपा को 2019 में बहुत सारी सीटें मिली थी। क्या उतनी ही सीटें दोबारा मिलेगी? चारों राज्यों में बड़ा उलटफेर हो चुका है। राजनीति में ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि सर्टेनिटी से ही यही चीजें होने वाली हैं, लेकिन राहुल देव जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर अभी किसी भी मापदंड से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीड में या एक नेता के तौर पर बाकी नेताओं से वो फिलहाल बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने कहा, सारी ऑपोजिशन को इकट्ठा करके कहा कि ईडी ने आप सबको इकट्ठा कर दिया है, आज कांग्रेस को अलग थलग कर दिया, तो कोशिश कहीं ना कहीं इस बात में भ्रम में भी रखने की है ऑपोजिशन को, इस बात को समझाने की भी है कि 24 से पहले उनकी कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी बन ना पाए। देखिए, ये तो स्वाभाविक रणनीति है, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी की होगी, जो विपक्ष है उसका बट्टा रहे, कमजोर रहे। तो ये तो अपने आप में कोई नई बात नहीं है। जब विपक्ष ने एक साथ आके गठबंधन बनाने की कोशिश की है, हमने देखा है कि 77 के बाद के जो दशक रहे हैं उनमें ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ है प्रयोग कभी भी। तो वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य है, एक गलती, राजनीतिक गलती की बात कल प्रधानमंत्री से निकल गई थी, ईडी वाली बात। क्योंकि ईडी वाली बात जो उन्होंने कही वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या प्रधानमंत्री ये साफ मान रहे थे कि ईडी के सारे विपक्षी दलों पे प्रयोग के कारण वो एक हो रहे हैं, यानी केवल विपक्षी दलों पर ही उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है? ये उलट के उनके ऊपर आ सकती है बात। आज उन्होंने एक और नई बात कह दी, अभी जो राशिद ने जिसका जिक्र किया। सब लोग जानते हैं कि भारत में पिता के नाम से परिवार चलता है। अब इंदिरा जी के पति थे फिरोज गांधी, वो एक पारसी थे जिनका नाम उपनाम गांधी था। गांधी नाम उपनाम ऐसा है जो हिंदुओं का भी होता है, पारसियों का भी होता है। गुजरात में अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जातियों के नाम। तो वो परिवार तो नेहरू के नाम से चल ही नहीं सकता था। नाना के नाम से थोड़ी परिवार चलता है, माँ के नाम से नहीं चलता। अब इसको उन्होंने एक जो टर्म दिया है वो थोड़ा आश्चर्यजनक है ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी भारतीय परंपराओं की सर्वोच्चता की बात करता है हर समय। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके थोड़ा चूक हो गई, एक राजनीतिक दांव खेलने के लिए या एक नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक बात कही जो परंपरा के अनुसार ठीक नहीं है। बाकी तो ठीक है, उनकी जो हर बार की आक्रामकता होती है, जो तेजी होती है, उनकी जो धार होती है, वो भी आज भी दिखी। बिल्कुल। उन्होंने अगले चुनाव के लिए, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो या वो 24 के लोकसभा चुनाव हो, उसमें अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूरा एक घोषणा पत्र जैसा बना के, और जिसे टूल किट भी कह सकते हैं आप, कि आपको इन मुद्दों पर ध्यान देना है। लोगों को ये चीजें बतानी है, अपनी सरकार की ये उपलब्धियां बतानी है, और बाकी सारी चीजों को उन्होंने मुद्दों को छुआ ही नहीं, यानी उनको ओझल कर दिया। लेकिन तो ये उसको बहस भी नहीं हो सकती। ये भी ना कहीं अखिलेश जी एक सोची समझी रणनीति नहीं है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष आपको घेरने की कोशिश कर रहा था, और ये बात कल राहुल गांधी ने भी बाहर रखी गई कि जो सवाल हमने पूछे थे उसका तो कुछ जवाब दिया नहीं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद एक राजनीतिक सोची समझी एक पूरी कहें तो एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इसे किया गया कि जो आप कह रहे हैं बात वो नहीं होगी, जो मैं कहूंगा एजेंडा मैं सेट करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। देखिए, अभी आज से ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो है टेस्ट मैच शुरू हुआ है भारत के साथ। अब अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ये कहें कि देखिए हम तो अपने हिसाब से चाहते कि भारत पिच बनाए, तो क्या भारत में वैसा होगा? या भारत की टीम अगर ऑस्ट्रेलिया खेलने जाए तो बोले कि नहीं, हमारे हिसाब से आप पिच बनाइए। जो राजनीतिज्ञ होता है, वो मंझा हुआ राजनीतिज्ञ, वो अपने हिसाब से अपनी पिच पर खेलता है। वो चाहता है कि सामने वाला भी आकर उसकी पिच पर खेले, तो वो उस ट्रैप में नहीं फंसे, ना कल फंसे ना आज फंसे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप चाहे कितना ही कीचड़ हमारे ऊपर उछालिए, लेकिन जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। यानी ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इस तरह के आरोप लगाए गए। आपने देखा कि रफाल की बात हो, रफाल को लेकर के भी इतने सारे आरोप, संगीन आरोप लगाए गए। जेपीसी की मांग तब भी की गई थी, तब भी कई बार जो है कई दिनों तक सत्र नहीं चलने दिया गया था। लेकिन आखिरकार हुआ क्या?
इसी तरह से आपने देखा कि और भी जो जासूसी कांड की बात हुई कि जासूसी की जा रही है और उसमें भी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए, तो इसलिए वो ये आश्वस्त हैं और मोदी ये जानते हैं कि जितने ज़्यादा आरोप वो लगाएंगे उनकी छवि इस तरह की है, टेफ्लॉन इमेज है कि उसके ऊपर कोई भी आरोप टिकेगा नहीं। और इसीलिए वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग जो हैं वो मेरा सुरक्षा कवच है। और बार बार वो तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं उनको गिनाते हैं। जिस तरह से आज उन्होंने, आपने भी सुना कि खरगे साहब को निशाने पर लिया, कहा कि खरगे जी आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख से ज्यादा लोग ऐसे जिनके जनधन खाते खोले गए हैं, बिल्कुल, और आप वहां हार जाते हैं और फिर यहां कर रोते हैं। तो ये साफ तौर पर वो इशारा कर रहे हैं। और जैसा कि राहुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक तरह से वो उन्होंने टूल किट थमा दी है कि 2024 के चुनाव में क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाना है। राशिद जी, मैं ये थोड़ा सा इसी चर्चा को जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसको थोड़ा आगे अगर बढ़ाते हुए हम बात करें तो 2 हिस्सों में दिखाई पड़ा। एक राजनीतिक अटैक जिसको कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सनल भी कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ थोड़ा पर्सनल अटैक रहा, और दूसरा जो बार बार लाभार्थी, मतलब जो लोग राज्यसभा में भी बैठे हुए हैं उनको भी ये याद दिलाना कि आप चुनाव हार गए हैं और इस वजह से आप राज्यसभा में बैठे हैं, आपके इलाके में ही हमने जाके इतना काम किया है। तो दोनों का एक मिश्रण लेकर ये पूरा राजनीतिक भाषण और राजनीतिक अटैक रहा है। जी देखिए अंकित, प्रधानमंत्री काफी इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर आते हैं और उनको एक उस चीज का जो वेलफेयरिज्म है उसका बड़ा उन्हें सुखद एहसास रहता है, बार बार उसका जिक्र करते रहते हैं। लेकिन जैसे आप हमारे मित्र राहुल देव साहब फरमा रहे थे कि देखिए जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसमें पूरी एक गरिमा होती है क्योंकि पूरा देश सुन रहा होता है। वो देश के प्रधानमंत्री हो, केवल भाजपा के जो है सबसे बड़े नेता नहीं है। जब वो बात कहते हैं कि इतना सारा ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म बना है, तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम वगैरह वो तमाम एक सरकारों से चलती आई थी। मनमोहन सिंह के समय पे बहुत सारी चीजें शुरू हुई, मनरेगा की स्कीम आई थी, उससे पहले अटल जी के सरकारों का काम हुआ था। तमाम सरकारों का काम है 60 साल में गड्ढे गड्ढे। देखिए ये बड़ा रिटोरिकल बात है, अगर वो बात अगर हम माने तो हम ये क्यों कहते हैं कि गिलास आधा भरा या आधा खाली। 80 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। इसको हो सकता है किसी को उपलब्धि लगे, लेकिन कोई आदमी ये भी सोच सकता है कि आजादी कितने साल बाद और नरेंद्र मोदी के 8-9 साल के बाद में भी 80 करोड़ एक बहुत बड़ी फिगर होती है। मतलब पता नहीं कितने विश्व के राष्ट्र उसमें समा जाए, जिसको सरकार जो अपने बल पे, अपने दमखम पे या अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए हैं, वो उनको जो है सरकार के लिए आज तक कि उन्हें 2 जून की रोटी मिले। तो ये तमाम प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। इसका मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी करेंगे, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो 24 का चुनाव बिल्कुल साफ है या वो अच्छी स्थिति में है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने कहा, राजनीति में कुछ भी भविष्यवाणी करना शायद मूर्खता होगी, लेकिन राहुल देव जी, एक और जो चिर परिचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल जिसको अगर कह सकें, प्रधानमंत्री इतने सालों से, पहले मुख्यमंत्री रहे, अब प्रधानमंत्री 9 साल से हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत आसानी से और बहुत कुटिलता से अपने आप को एक विक्टिम कार्ड में भी प्ले कर देते हैं कि देखिए मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा है, ये सब मिलकर मुझ पर हमला करते हैं और मैं अकेला इन सब पर भारी हूं। तो कहीं ना कहीं, और लोगों के साथ बात करने की, मैं तो इतने सारे परिवारों का हिस्सा हूं, तो एक पर्सनल कनेक्ट, और साथ में अभी भी अपने आप को एक अंडरडॉग की तरह पेश करते हैं जो सारी मुसीबतों के बावजूद देश के लिए काम करने में लगा हुआ है। देखिए, आपने कुटिलता कहा, यह शब्द जरा गंभीर है, विचार करिएगा इस पर। मैं उसको उनकी चतुराई कहूंगा, कौशल कहूंगा और उनकी उस्तादी कहूंगा जी। तो लेकिन ये है, और ये बहुत आश्चर्यजनक है कि जो देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जो पिछले 20 साल से शासन कर रहा है, वो भी अपने को अकेला, असहाय, और जिसके ऊपर सब लोग चढ़ाई कर रहे हो, आक्रमण कर रहे हो, उसी को घेर रहे हो, ऐसा बताए वो, और लोग यकीन कर ले, तो फिर इस पे आश्चर्य ही व्यक्त किया जा सकता है। तो मतलब शायद पिछले सभी मुख्य प्रधानमंत्रियों से ज्यादा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रहे हैं और शक्तिशाली मुख्यमंत्री भी, उनमें नरेंद्र मोदी गिने जाएंगे, दोनों रूपों में जी। उसके बावजूद ये अकेला होने का, और अभिमन्यु की तरह मुझ पर सब लोग आक्रमण कर रहे हैं और मैं सबसे अकेला लड़ रहा हूँ, और फिर भी मैं अकेला सब पे भारी, ये इसमें एक दर्प है, एक मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप इस तरह की बात नहीं है जी। तो सबको मालूम है कि आप लगातार जीत रहे हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप इतने लोकप्रिय हैं, तो उसमें फिर ये इसको थोड़ा सहज होकर, थोड़ा विनम्र होकर भी कहा जा सकता है इन बातों को, लेकिन ये उनकी अदा है, अब क्या कर सकते हैं इस पर जी। और ये अदा लोगों को पसंद है। बिल्कुल। अखिलेश जी, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, ये जो एक कोशिश है
कांग्रेस के ऊपर सीधा अटैक करके उसे सबसे अलग करने की। कल भी हमने थोड़ा देखा कांग्रेस पर ज्यादा हमला था, आज तो बिल्कुल पूरे तीखे हमले कांग्रेस के ऊपर थे। क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, सूट करता है बीजेपी को 2024 के चुनाव का नैरेटिव बन जाए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी? वो उन्होंने 2 बार करके देख लिया, उनको सूट करता है अगर इसी तरह का नैरेटिव आगे भी रहे तो। देखिए अंकित, ये तो खुद कांग्रेस पार्टी चाहती है। जब बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, तो राहुल गांधी का ही नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़ाया जाता है और शायद इसी कारण उनकी बाकी कुछ विपक्षी पार्टियों से खटपट भी हो चुकी है। तो विपक्षी एकता इसलिए जो एक मूर्त रूप ले भी नहीं पा रही है। तो ये तो खुद कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है कि अगला मुकाबला भी राहुल बनाम मोदी ही होगा और ये बीजेपी को सूट भी करता है। लेकिन कांग्रेस को ज्यादा महत्व इसलिए देना क्योंकि इस साल जो 9 चुनाव होने वाले हैं उनमें कई ऐसे चुनाव हैं जहां पर कि कांग्रेस से सीधा मुकाबला बीजेपी का होगा। तो इसलिए वो बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस को ही अपना प्रतिद्वंदी मान रही है इन तमाम चुनावों को लेकर, 1-2 को छोड़कर। और इसलिए कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर उनका निशाना और ज्यादा आने वाले दिनों में तीखा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात इस पर रखने के लिए। प्रधानमंत्री का जिस तरीके का आज भाषण रहा, उसको किस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं, जो लगातार इन बातों को देखते हैं, जो इसे कवर करते हैं, देख रहे हैं और उसका असर जो है उसको, उस पर भी हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पर ब्रेक से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस तरीके के नारे लग रहे थे, बात यह भी हो रही थी कि क्या संसद की गरिमा के खिलाफ है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसमें लगातार विपक्ष शोर मचा रहा है, हंगामा कर रहा है। इस पर जब विपक्ष से सवाल पूछा गया तो प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की राज्यसभा की सांसद, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही नारे लग रहे थे जैसे अरुण जेटली और सुषमा स्वराज लगाते थे। ये वही परंपरा है, विपक्ष की आवाज लोकतंत्र का हिस्सा है और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। वैसे ही नारे लग रहे थे जैसे हमारे अरुण जेटली जी करते थे, सुषमा स्वराज जी करती थी, भारतीय जनता पार्टी करता था, विपक्ष में रहकर भ्रष्टाचार की मांग, जेपीसी की मांग करता था। तब परंपरा को क्या किसने बिगाड़ा था? परंपरा को जस्टिफाई किया गया था ये कहकर कि ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। तो डिसरप्शन इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द ऑपोजिशन। तो यही काम, उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के जो संस्कार उन्होंने दिए हैं उसकी आगे परंपरा आगे बढ़ाते हुए विपक्ष मांग कर रहा है। तुर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप से अभी भी जो जबरदस्त तबाही है उसके मंजर दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद अभी भी जारी है। तुर्की और सीरिया में आए जबरदस्त भूकंप से मरने वालों की जो संख्या है वो अब बढ़कर 16,000 के पार हो चुकी है। तुर्की में अब तक 12,873 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं सीरिया में 3,162 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में बर्फबारी से राहत और बचाव कार्य जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उसमें मुश्किल हो रही है। तुर्की के कैराम शहर में सभी ज़बरदस्त तबाही हुई है और लोग सरकार से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम अपने परिजनों को मलबे से नहीं निकाल पाए, यहाँ कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया। इस बीच लोग 3 बच्चे जो हैं वो एक साथ उन्हें बचाया गया, जिसकी मार्मिक तस्वीरें सामने आई। वहीं तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जो भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल है उसने काम करना शुरू कर दिया है। इसमें मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ मेडिकल स्टोर भी है जो दवाइयां मुफ्त में देगा। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत ये मदद भेजी है। 100 टन से ज्यादा राहत सामग्री अभी तक तुर्की और सीरिया भेजी जा चुकी है। तुर्की में शहर शहर और कस्बे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से जो विनाश की सही तस्वीर है वो सामने दिख रही है। ये तबाही कितनी जबरदस्त थी ये साफ साफ सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा चुका है। तुर्की के दक्षिण में स्थित अटकिया में और कैरामनारस सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं। यहां कई ऊंची इमारतें बुरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चला है कि भूकंप के बीच में सैकड़ों आपात शिविर बनाए गए हैं। ये कैंप खुली जगह पर स्टेडियम्स में बनाए गए हैं। यहां राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं सीरिया से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीरिया में एक इमारत के मलबे में 40 घंटे के बाद 3 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बच्चों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद वहां मौजूद लोगों में खुशी का माहौल दिखा। तस्वीरों में ये बच्चे हंसते हुए देखे जा सकते हैं। बच्चों को अस्पताल सीधे निकालने के बाद तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया। इतनी बड़ी आपदा के बीच में ये उम्मीद से भरी तस्वीरें। उधर सीरिया में 50 घंटे के बाद एक बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज किया जा रहा है। उसका बच्ची के परिवार के बाकी सदस्य भूकंप में उनकी मौत हो चुकी है। ये बच्ची अकेली बची है। एक तरफ जहां खुशकिस्मती से ये बच्ची बच गई है, लेकिन जिस तरीके की त्रासदी वहां पर बच्चों ने झेली है और जो झेल रहे हैं, वो शायद उसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। भूकंप की वजह से कई लोग अपने परिवार को खो चुके हैं। अहमद इवरिस नाम के एक शख्स ने तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में अपने परिवार के 25 सदस्यों को खो दिया। उन्होंने परिवार के लोगों का शव देखकर जिस तरीके से उनका हाल रो रो के बुरा हाल था, ये समझना और समझाना शायद शब्दों के परे। उत्तराखंड के देहरादून में पेपर लीक होने के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन जो है वो थोड़ा उग्र हो गया। राजपुर रोड पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने पुलिस और युवाओं के बीच में झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया, जिसके बाद जो भीड़ है उसने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। लगातार कई राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं और युवाओं के लिए ये सबसे ज्यादा हताश करने वाली खबर है। थोड़ी देर पहले जो आपको खबर दिखा रहे थे, जैसे देहरादून में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ उन युवकों के ऊपर जो पेपर लीक होने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। ये समस्या सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, कई राज्यों से सामने है। हमारे सहयोगी रवीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, क्या स्थिति है? कौन सा पेपर ये था जो लीक हो गया? एक बार फिर से युवाओं के लिए बहुत हताश करने वाली बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारी नौकरियों के जो पेपर हैं वो लीक हो चुके हैं, तो इसी के चलते युवाओं में खासा गुस्सा है। और ये केवल हल्द्वानी में ही प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन जो आज जो बुद्ध पार्क था हल्द्वानी का, यहाँ पर आक्रोशित युवाओं ने जो है वो प्रदर्शन किया और इस दौरान इनकी पुलिस के साथ में झड़प हुई। विजुअल में दिख भी रहा है कि पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया। दरअसल पुलिस की भर्ती घोटाले से लेकर अभी विधानसभा में जो भर्ती हुई थी उसको लेकर और तमाम सारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कई बार जो है वो या तो पेपर लीक की शिकायत होती है या ये शिकायत होती है कि रसूखदार के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है। तो इस मामले पर अलग अलग जगहों पर जो है वो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं की डिमांड है कि इस पूरे जो परीक्षा तंत्र है उसको बदला जाए, सीबीआई की जांच करवाई जाए, जो लोग कल्प्रिट हैं उनको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द एक कैलेंडर की घोषणा किया जाए कि कौन सा परीक्षा किस महीने में होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा और नियुक्ति कब होगी। तो ये सारी चीजें युवा चाहते हैं, क्योंकि देखा गया अंकित की कई बार 2-2 साल बीत चुके हैं परीक्षा देने के बावजूद जो है वैसे युवाओं को लगता है कि इस परीक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है और इसीलिए आज ये पूरा प्रदर्शन हुआ है जिसमें बल का भी प्रयोग किया। ये तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखा रही हैं कैसे दौड़ा दौड़ाकर नौकरियां डंडों के सहारे बांटी जा रही हैं युवाओं को, जो इस उम्मीद में थे कि इनको इस पेपर के बाद नौकरियां मिलेंगी। और ये समस्या जैसे रवीश बता रहे हैं पहली बार नहीं, वहां पर खासी नाराजगी है और सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक पेपर लीक हो गया एक नर्सिंग स्टाफ का, उससे पहले गुजरात में एक पेपर लीक हो गया था। कई बार शायद ये समझने पर और सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतनी आसानी से पेपर लीक कैसे हो जाते हैं, सरकारें रोक क्यों नहीं पाती? क्या मंशा ही नहीं है सरकारी नौकरियां देने की? बहुत बहुत शुक्रिया रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।